सबसे पहले तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट करना है सर, क्योंकि पिछले साल आई थिंक सितंबर में ओपेक ने कहा था कि हम प्रोडक्शन और काटेंगे। करेक्ट। और तब एक पैनिक रिएक्शन आया था 95 के आसपास, 95-96 डॉलर आया था। तब आपने कहा था कि इससे घबराना नहीं है। ये दिखा रहा है कि ओपेक को चिंता आ गई है आने वाले समय में डिमांड को लेकर। तब से फिर 100 के ऊपर गया नहीं कच्चा तेल, और कल 80 के नीचे आ गया, वापस $5 गिरा। इनफैक्ट 3 दशक में साल की सबसे खराब शुरुआत आप कच्चे तेल में, 2-3 दिनों में इतनी भारी गिरावट, 30 सालों में सबसे खराब। और इसके पीछे फंडामेंटल कारण ज्यादा दिखने दिए। क्या होता है किसी भी एसेट क्लास में, स्पेशली कच्चे तेल की जब हम बात करें, तो बढ़ने या गिरने के दो कारण होते हैं। एक, कोई खबर जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से या दुनिया भर में कुछ ऐसा हो रहा है कि दो देश कच्चा तेल उत्पादन करने वाले लड़ रहे हों, या कोई एक देश कच्चा तेल उत्पादन करने वाले से लड़ रहा हो, उसकी वजह से दाम एकदम से बढ़ जाए, या अचानक से कभी कोई आंधी तूफान आ जाए और उसकी वजह से कभी कभी सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाए या डिमांड अचानक से बढ़ जाए। ये सब है ना टेम्परेरी है, थोड़े समय के बाद ये रहते नहीं है। राइट। परमानेंट क्या रहता है, लंबे समय तक क्या रहता है, वो है डिमांड और सप्लाई। तो अगर अच्छा, सप्लाई भी आपके हाथ में कंट्रोल में है काफी हद तक, या आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। डिमांड का क्या? सो ऐसे में अगर डिमांड ही कम हो रही है, रिसेशन के खतरे हैं, और उसकी वजह से जो दबाव बनता है वो फंडामेंटल कारण का होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और यही वजह जो आप कह रहे हैं कि पिछली बार सप्लाई कम करके ओपेक ने कोशिश की कि हम भाव को ऊपर ले जाए, हो नहीं पाया। $95-96 पे आकर अटक गया, बिल्कुल $100 भी पार नहीं हुआ। सो तब से आप देखिए कच्चा तेल बीच बीच में कोशिश करेगा ऊपर आने की, लेकिन वो टिक नहीं पाता। और टिक नहीं पाने के पीछे कारण यही है कि अभी तक चाइना की डिमांड खुली नहीं है। करेक्ट। और दूसरा, ग्लोबल रिसेशन के जो खतरे हैं उसको देखते हुए डिमांड कम होने की आशंका है। अब कच्चे तेल को संभालने के लिए फंडामेंटल कारण यही हो सकता है कि जब चाइना ओपन अप होने लगे तो लगेगा कि ये वापस से डिमांड आएगी, वहां से कच्चा तेल गिरना रुक जाएगा, थोड़ा बढ़ सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर किसी भी तरह से रशिया का जो तेल है उस पर रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह से लग जाए, किसी न किसी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी, तो वो डिमांड आप वो भाव बढ़ा सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि रशिया परमानेंट ऑयल प्रोड्यूस करना बंद करेगा नहीं, और जो लोग रशिया से खरीदने जैसे कि हम परमानेंट बंद करेंगे नहीं। तो वो टेम्परेरी होगा। लेकिन चाइना का ओपन अप होना ये एक फंडामेंटल कारण होगा जो आगे बढ़ा सकता है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती तब तक कच्चे तेल में तेजी है ही नहीं। तब तक कच्चे तेल में तेजी नहीं है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती तब तक इसको धीरे धीरे नीचे ही जाना है। बीच बीच में कभी मूड बना लेगा, छलांग लगा लेगा, वापस नीचे आ जाएगा। आप सोचो कच्चे तेल को डर किस चीज का था कि चलो मतलब कोविड के केसेस बहुत आ रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे तो चाइना में डिमांड कम होगी तो नीचे जाना चाहिए। आज अब कोई बात कर रहा है, 2 हफ्ते पहले हम 17,800 पे थे, सब लोग हाय तौबा, कोविड कोविड कोविड, आप कोविड से डर नहीं रहे हो। अरे मार्केट गिर गया इसका मतलब थोड़ी कि कोविड आ गया है। करेक्ट सर। आज कोई जनरल न्यूज चैनल में देख लीजिए, नहीं चल रहा कोई कोविड के बाद हम 17,800 17,900 पर यही कहते हैं, अरे भाई मत डरो, 2 साल पहले से अभी हम ज्यादा मेच्योर हैं, 2-2, 3-3 वेव देख लिए, आपको हमको सबको समझ में आता है कि कोविड से कैसे निपटना है। तब पहली बार था, जिंदगी में सोचा नहीं था, देखा नहीं था कोविड क्या होता है। एग्जैक्टली। अब इतना देख चुके हैं, वैक्सीन लगा चुके हैं, लगवा चुके हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पहले से ज्यादा तैयार है। एग्जैक्टली। अगर 2020 जितना ही 2022 में डरोगे तो फिर सीखा क्या? बिल्कुल सर। करेक्ट। सो आज 2 हफ्ते बाद कोई बात नहीं करता। सो कच्चे तेल में अगर तेजी होनी होती है तो कोविड के रिस्ट्रिक्शन तो अब आज की तारीख में चाइना भी खत्म कर रहा है, फिर भी नहीं हो रही। इसका मतलब क्लियर कट है कि धीमे धीमे इसको नीचे जाना है। अपसाइड धीमे धीमे कैप होती जा रही है, डाउन साइड की रिस्क खुलती जा रही है। तो आई थिंक ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 60 से 70 की रेंज में भी आ जाए ना तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है। और अगर हम $50 के आसपास, आई डोंट नो एग्जैक्टली हम किस प्राइस पर रशिया से खरीदते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट कच्चे तेल का रशिया से होने लग गया, और रशिया के लिए सबसे बड़े क्लाइंट है। बिल्कुल करेक्ट। और अगर वो $10 भी सस्ता हमें देता है, पहले $20 का अंदाजा था, एग्जैक्टली क्या प्राइस पे मिलता है पता नहीं, लेकिन अगर $10 भी सस्ता देता तो $10 किसने देखा? $10 भी बहुत बड़ी चीज है ना दीप। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फंडामेंटल सपोर्ट है जो हमारे काम आएगा। एक दिक्कत की बात अभी क्या है बाजारों के लिहाज से कि हमने कच्चे तेल पे रिएक्शन देना छोड़ दिया।
ये मैं वही बोला था, आपने तो सितंबर के हिसाब से बोल दिया, अगस्त सितंबर में एक टाइम होता है दीप हर चीज का। हाँ, हाँ। आपको याद हो हम बोले $80 आएगा तो आप मार्केट लाइफ टाइम हाई पर देखेंगे, वो हो भी गया, हो चुका है, 18,800 आप जाके आ गए। अब कच्चे तेल पे गिरने पर डे टू डे बेसिस पे हमें रिएक्शन हर चीज पे हर रोज रिएक्शन देना जरूरी भी थोड़ी है, मार्केट है अपने हिसाब से चलता। तो कच्चा तेल ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से, हमारी कंट्री के लिहाज से अच्छा है जो गिर रहा है, और गिरने के अपने फंडामेंटल रीजन है, और इन रीजन के दम पर दो चीजें ध्यान में रखनी, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे फिसलेगा, सिंपल ये कंफर्ट वाला पॉइंट हो गया। कंफर्ट वाला पॉइंट। और मेन चीज ये कि हमारे लिए जो ब्याज दरें नीचे आनी है उसके लिए सबसे, आज देखिए एटीएफ के दाम कितने तेजी से घटाए सरकार ने, 9,500 आता है ना इम्पैक्ट, आता है 9,500 रुपए एटीएफ के दाम एक साथ घटाना छोटी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 80 के नीचे आएगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे करेक्ट। तो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट जो आता है, जो महंगाई कम करने के लिए, वो रोज पता नहीं चलता। रोज कब पता चलता है, मार्केट ऊपर नीचे हो जाए कच्चे तेल पे, तो लगता है अरे वाह। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट, अगर इस कच्चा तेल घटने से मार्केट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका फायदा नहीं हो रहा। फायदा तो हो रहा है, रोज पैसे कम देने पड़ते हैं डॉलर में, और महंगाई धीरे धीरे कम होती है।